we started with how to draw free body diagrams for a rigid body undergoing various coplanar forces and moments. So उस केस में support reactions decide करने के लिए हमने दो rules पढ़े थे. Quickly हम इन दोनों rules को revise करते हैं and then we will move to today's lecture. Rules क्या थे कि whenever a support prevents ट्रांसलेशन ऑफ अ बॉडी, यानी अगर कोई आपके पास जो रिजिड बॉडी है उस पर जो सपोर्ट लगी हुई है वो किसी डायरेक्शन में ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर रही है, तो वंस यू रिमूव दैट सपोर्ट आपको उस ट्रांसलेशन जहां रेस्ट्रिक्ट हो रही है उस एक्सिस के अलोंग एक अदद रिएक्शन फोर्स जो है वो मिल जाएगी. इसी तरह अगर कोई सपोर्ट रोटेशन को प्रिवेंट कर रही है तो वंस यू रिमूव दैट सपोर्ट, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए चूंकि आप उस रिजिड बॉडी को आइसोलेट करते हैं, तो जब आप उस सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ कपल मोमेंट ऑन दैट रिजिड बॉडी. तो ये दो रूल्स याद रखें whenever you are drawing the free body diagram, और जब आप सपोर्ट्स को रिमूव करें तो इन दोनों रूल्स के तहत आप सपोर्ट रिएक्शन जो है वो अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे शो कर रहे होंगे. फिर इसमें हमने मुख्तलिफ तरह की सपोर्ट कल देखी थी. द फर्स्ट वन वाज द रोलर सपोर्ट, जो कि ट्रांसलेशन एक एक्सिस के अलोंग रोक रही होती है. सो वंस वी रिमूव दिस रोलर सपोर्ट वी आर गोइंग टू गेट अ सपोर्ट रिएक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ दैट एक्सिस जिसके अलोंग ट्रांसलेशन जो है वो प्रिवेंट की जा रही है. देन वी स्टडीड पिन सपोर्ट, और हमने देखा था कि जो पिन सपोर्ट है ये दो एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन रोकती है. वन इज द एक्स एक्सिस, द अदर वन इज द वाई एक्सिस. हाउएवर द रोटेशन अबाउट दिस पिन इज परमिटेड. सो आपके पास दो अदद फोर्सेस आती हैं अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस एज अ रिएक्शन फोर्सेस के तौर पे जब आप किसी भी पिन सपोर्ट को अपनी फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर मॉडल करते हैं. द थर्ड टाइप ऑफ सपोर्ट जो कि हमने देखी थी दैट वाज अ फिक्स सपोर्ट. फिक्स सपोर्ट क्या करती है कि वंस यू रिमूव दिस फिक्स सपोर्ट सिंस इट इज प्रिवेंटिंग ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन, तो आपको ये तीन रिएक्शन मिलते हैं, दो फोर्सेस और एक कपल मोमेंट रिएक्शन के तौर पे जो है वो मिल रहा होता है. Then we studied various types of support reactions which you may encounter while solving problems relevant to this topic, जिसमें सबसे पहले केबल सपोर्ट थी, then a weightless link था, उसके बाद रोलर सपोर्ट थी, रोलर और पिन इन अ confined slot, रॉकर, स्मूथ कॉन्टेक्ट सरफेस, then member पिन कनेक्टेड, स्मूथ पिन. ये तमाम सपोर्ट्स हमने 10 के 10 सपोर्ट्स कल तफसील के साथ डिस्कस की थी. आई होप कि ये तमाम चीज़ें, ये सपोर्ट रिएक्शन जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हैं. अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप अभी जो है वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. एनी क्यूरी? नो सर. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होते हैं तो इंटरनल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो उनको हम अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे शो नहीं करते. रीजन बीइंग के जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दीज इंटरनल फोर्सेस occurs in equal and opposite collinear pairs, so their net effect is going to be zero. That's why those forces are not being shown on the free body diagram. तो हमेशा इंटरनल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो हम उनको अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. इसके अलावा अगर हम वेट की बात करें तो वेट आप अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे जो है वो शो करते हैं. वेट किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होता है? अगर हम रिजिड बॉडी की बात करें या किसी भी रिजिड बॉडी की बात करें तो वेट किस पॉइंट पे एक्ट करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर. ओके, इफ यू हैव अ सिमेट्रिक रिजिड बॉडी, फॉर एग्जांपल से दिस बीम, सो व्हाट शुड बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बीम? मिड पॉइंट सर. बेसिकली सेंटर ऑफ एरिया, इजंट इट? ठीक है, तो सेंटर ऑफ एरिया इज बेसिकली दिस पॉइंट. So आपके पास जो weight है it is going to act at this center of gravity of the beam. So if you have a regular symmetric shape, then the center of gravity is going to be at the center of area. However, in some cases if you have a rigid body which is not symmetrical, then for such a rigid body आपको जो है वो center of gravity की location जो है वो given होगी, आपको खुद find नहीं करनी होगी because अभी तक हमने वो मेथड नहीं पढ़ा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इरेगुलर शेप्स का किस तरह फाइंड करते हैं. प्रोबेबली डायनेमिक्स में हम वो टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन अगर स्टैटिक्स के हवाले से कोई आपको इरेगुलर शेप दी जाती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आपको दिया गया होगा और आप उसके ऊपर उस वेट को जो है वो शो कर सकते हैं. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. इसके अलावा कभी ऐसा भी होगा कि आपको प्रॉब्लम में वेट गिवन नहीं होगा, यानी आपको वेटलेस बीम जो है वो कही जा रही होगी या बीम का वेट इतना कम है एज कम्पेयर टू द ओवरऑल फोर्सेज जो उस पर एक्ट कर रही हैं, तो फिर आप वेट को शो नहीं करेंगे. लेकिन वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है. अगर किसी प्रॉब्लम में आपको कहा जा रहा है कि वेट को निगलेक्ट कर दें तो देन यू वुड नॉट शो द वेट ऑन दैट बॉडी. अगर वेट गिवन है तो फिर आप उसको डेफिनेटली अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे.
इसके अलावा इंटरनल फोर्सेस की हमने बात कर ली, वेट की बात कर ली। अब हम थोड़े से 4-5 मुख्तलिफ फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के हवाले से एग्जांपल्स जो है वो देखेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। उसके बाद फिर हम सपोर्ट रिएक्शंस और उनकी वैल्यूज जो है वो डिटरमिन कर रहे होंगे। तो स्टार्टिंग विद एग्जांपल 5-1 in which a beam is being shown to you which is acted upon by a force of 1200 Newton acting downward. The beam has a mass of 100 kg and is being supported by a wall at point A. So once you are isolating this beam, free body diagram बनाने के लिए आप करते क्या है कि आप इस बीम को आइसोलेट करते हैं। So आपने इस बीम के कनेक्शन सराउंडिंग से खत्म करने हैं। ये बीम सराउंडिंग से कहाँ कनेक्टेड है, क्या कोई बता सकता है? ए पे सर। और किस किस्म की सपोर्ट ए के ऊपर है? सर 3 तरह की। नहीं, सपोर्ट तो फिक्स सपोर्ट है ना? ये सर फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट को जब आप रिमूव करते हैं तो आपको रिएक्शन के तौर पे क्या मिलता है? सर 2 फोर्सेस और 1 रोटेशन। तो 2 फोर्सेस और 1 रोटेशन। सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ दोस 2 सपोर्ट रिएक्शन फोर्सेस एज AX एंड AY। चूंकि आपके पास ये जो फिक्स सपोर्ट है ये X और Y दोनों डायरेक्शन में ट्रांसलेशन को रोक रही है, तो हमने AX और AY सपोर्ट रिएक्शंस के तौर पे शो कर दिए। और इसके अलावा जिस तरह अभी बात हुई थी, जो फिक्स सपोर्ट होती है वो चूंकि रोटेशन को भी प्रिवेंट कर रही होती है, सो वंस यू रिमूव दिस फिक्स सपोर्ट आपको जो है वो रोटेशन भी मिलेगी, जिसको मैं MA से रिप्रेजेंट करता हूँ, द कपल मोमेंट। सो दीज आर गोइंग टू बी द सपोर्ट रिएक्शंस एट पॉइंट A। इसके अलावा इस बीम के ऊपर आपने एक अदद फोर्स अप्लाई की हुई थी विच इज दिस 1200 न्यूटन फोर्स, वो शो कर देंगे। और कुछ फ्री बॉडी डायग्राम पे जो आप समझते हैं आना चाहिए? सर वेट सर। वेट। सो वेट किस पॉइंट पे एक्ट करता है? 3 मीटर फ्रॉम द सर ए पॉइंट या फिर पर तो आपने वेट को डाउनवर्ड शो कर लिया विच इज गोइंग टू बी 100 into 9.81। सो इज द फ्री बॉडी डायग्राम नाउ कंप्लीट? सर इनको आप आइसोलेट नहीं करेंगे? किसको आइसोलेट करना था? आइसोलेट करके ही तो AX AY और MA मिला है। ओके सर, मुझे लगा कि आप अलग-अलग करेंगे। ठीक। नहीं, मैंने वो दीवार हटाई है, यानी जो फिक्स सपोर्ट थी उसको रिमूव किया है, तो मुझे AX AY और MA मिला है। अब नीचे जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में और जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है, इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? सर हमने वो दीवार नहीं, वॉल ऑपोजिट लिया हुआ है डायरेक्शन। जी हाँ, हम जो बुक वाले ने सोल्यूशन किया उसमें AX का डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस लिए है, लेकिन हम अपनी उसी अजम्पशन पे जाएंगे कि जो भी अननोन सपोर्ट रिएक्शंस हैं दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी अज्यूम्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, सो अगर फोर्स है तो वो पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग होगी, अगर मोमेंट है तो वो काउंटर क्लॉकवाइज अज्यूम किया जाएगा। तो जो भी अननोन सपोर्ट रिएक्शंस हैं दे आर गोइंग टू बी अज्यूम्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सिस और पॉजिटिव डायरेक्शन अगर वो मोमेंट है, ताकि जब आप सॉल्व करें किसी भी चीज का साइन नेगेटिव आता है तो आप अपनी अजम्पशन को रिवर्स कर सकते हैं। अदरवाइज होगा क्या? अब देखें, यहाँ इसने AX को नेगेटिव साइड पे अज्यूम किया बुक वाले ने, आपने सपोज सॉल्व किया इसको और AX की वैल्यू आपके पास नेगेटिव ही आ गई, तो वो क्या इंडिकेट करेगी फिर? सर AX के नेगेटिव पॉजिटिव साइड पे, पॉजिटिव साइड पे, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा? सर लेकिन सर अगर हमारा अभी सर आंसर नेगेटिव है, सर हमने पॉजिटिव अज्यूम किया तो हम तो सर उसको बाद में क्या दूसरी साइड पे कर देंगे सर? नेगेटिव साइड हम देखिए, अगर आपने पॉजिटिव अज्यूम किया, आंसर नेगेटिव आया, आप कह देंगे कि AX नेगेटिव साइड पे एक्ट कर रहा है, ये तो फिर भी लॉजिकल बनता है। लेकिन अगर आपने नेगेटिव अज्यूम किया और आंसर भी नेगेटिव आ गया, आपके यहाँ नेगेटिव करके आपका AX पॉजिटिव हो रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन मचाएगा। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि हम एक ही अजम्पशन को फॉलो करें, और वो अजम्पशन क्या है कि ऑल द अननोन रिएक्शंस, बेशक वो फोर्सेस हैं या मोमेंट्स हैं, दे आर गोइंग टू बी अज्यूम्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। ठीक है, ताकि आपको सोचना ना पड़े कि इनिशियली ये किस साइड पे था और ये नेगेटिव साइन क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एग्जांपल 5-2 की अगर हम बात करें, वी नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फुट लिवर शोन। अब ये फुट लिवर आपको इस जो ट्रैक्टर उसमें नजर आ रहा है, बेसिकली वो ये वाला फुट लिवर है जिसको मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ। तो दिस इज द फुट लिवर जो आपको शो किया गया है ब्लू कलर से। द ऑपरेटर अप्लाइज अ वर्टिकल फोर्स। अब इस पे हो क्या रहा है कि ऑपरेटर अपने पैर से एक अदद वर्टिकल फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं एट दिस एंड ऑफ द फुट लिवर, वर्टिकल फोर्स टू द पेडल सो दैट द स्प्रिंग इज स्ट्रेच 1.5 इंचेस। ये वाला जो स्प्रिंग है पॉइंट ए के ऊपर लगा हुआ, ये 1.5 इंचेस स्ट्रेच होता है, और ये जो शॉर्ट लिंक लगा हुआ है पॉइंट बी के ऊपर, इसके अंदर जो फोर्स डेवलप होती है ये 20 पाउंड्स है। सो अगर हम देखें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बनाना चाहें, जो हमारे पास
सिंप्लीफाइड सिस्टम इस बुक वाले ने दिया है वो कुछ इस तरह का ये फुट लीवर बन रहा है। इसमें पॉइंट ए के ऊपर पिन जॉइंट है, पॉइंट बी के ऊपर लिवर लगा हुआ है, अगर मैं इसको पॉइंट सी कहता हूं तो उसके ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है, और पॉइंट डी के ऊपर जो है वो एक अदद फोर्स अप्लाई हो रही है। सो दिस इज द सिस्टम विच इज बीइंग शोन टू यू। आपसे कहा जा रहा है कि आपने इस फुट लिवर की फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो बनानी है। Okay, now in order to draw the free body diagram of this foot liver, we need to isolate this foot liver from its surrounding. ये किन किन जगहों से सराउंडिंग से कनेक्ट है, क्या कोई बता सकता है? सर बी पे और सर सी पे और ए पे, isn't it? यस सर बी पे कनेक्टेड नहीं है सर। हाँ, ए पे, बी पे और सी तीनों पॉइंट से ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। ए पे पिन जॉइंट के थ्रू ग्राउंड से कनेक्टेड है, बी पे एक शॉर्ट लिंक लगा हुआ है और सी के ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है। तो तीन जगहों से ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। इट मींस कि मैं इसको आइसोलेट करते हुए ये तीनों कनेक्शंस जो है वो खत्म करूंगा। स्टार्ट करते हैं। जी पूछें सर। वो ऐसे ओरिजिनल जो इमेज है उसमें तो सर ए पे कोई नजर नहीं आ रहा कि ए पे कहीं से कनेक्टेड है वो। नहीं, ये ई पे देखें, ए के ऊपर ये पिन जॉइंट ही लगा हुआ है ओरिजिनल फिगर में भी। वो शायद आपके लिए इतना विजिबल नहीं है, इसलिए उसने ये सिंप्लीफाइड सिस्टम आपको ड्रॉ करके दे दिया है बुक में। सही सर, ठीक है, तो ये तो जस्ट एक एक्चुअल पिक्चर है, इसका सिंप्लीफाइड सिस्टम करके उसने ये आपको शो कर दिया है, जो कि ज्यादा क्लियर पिक्चर दे रहा है आपको। ठीक है, ओके। पॉइंट ए के ऊपर चूंकि पिन कनेक्शन है, तो पिन कनेक्शन पे आप जब रिमूव करते हैं तो क्या रिएक्शन फोर्सेस मिलती हैं? दो फोर्सेस मिलती हैं, एक्स एक्स पर वाई एक्सिस पे। दो फोर्सेस मिलती हैं। वन इज अलोंग द एक्स एक्सिस, जिसको से मैं ए एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं। द अदर वन इज द रिएक्शन फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, तो मैंने इसको ए वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, इसके अलावा जब मैं पॉइंट सी का कनेक्शन खत्म करूंगा, जो स्प्रिंग लगा हुआ है, तो मुझे क्या मिलेगा? स्प्रिंग फोर्स। मुझे स्प्रिंग फोर्स मिलेगी। सो मैं इसको एफ स्प्रिंग के तौर पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। पॉइंट बी के ऊपर क्या लगा हुआ है? शॉर्ट लिंक लगा हुआ है, isn't it? तो जब मैं इसको रिमूव करूंगा मुझे क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगी। फोर्स मिलेगी एफ बी। अगर आपको याद हो, हम उन सपोर्ट रिएक्शन पे जाएं। ये फिगर 2 जो आपको, या सपोर्ट रिएक्शन 2 जो दिखाया गया, वो क्या है कि वंस यू रिमूव दिस लिंक, आपको इस लिंक के डायरेक्शन में एक अदद फोर्स मिल जाती है। तो यहाँ भी एग्जैक्टली वही चीज है, आपके पास एक अदद लिंक लगा हुआ था, आपने जब उसको रिमूव किया तो आपको फोर्स एफ बी मिल गई है, जो कि ऑलरेडी आपको गिवन है 20 पाउंड्स के तौर पे। दिस फोर्स इज गिवन टू यू एज 20 पाउंड्स इन द क्वेश्चन। ओके, व्हाट अबाउट द स्प्रिंग फोर्स? क्या ये नोन है हमें? स्प्रिंग फोर्स होती किसके बराबर है? के डेल्टा एक्स। के डेल्टा एक्स। सो के आपको गिवन है 20 पाउंड्स पर इंच, डेल्टा एक्स आपको गिवन है which is 1.5 inches, so 20 into 1.5 will give you this spring force to be equal to 30 pounds. So आपके पास एक तरह से FB 20 pounds, F spring 30 pounds, AX, AY और ये applied force, ये सारी चीजें फ्री बॉडी डायग्राम पे आनी चाहिए। So I hope कि ये वाली फ्री बॉडी डायग्राम तमाम लोगों को क्लियर है। इसमें भी अगेन हम अपनी अजम्पशन पे चलेंगे। हमने AX को टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सिस अज्यूम किया है, ताकि जब इसका साइन नेगेटिव आए तो हम अपनी अजम्पशन को रिवर्स कर लें, रादर देन कुछ रिएक्शन फोर्सेस पॉजिटिव अज्यूम करें, कुछ रिएक्शन फोर्सेस नेगेटिव अज्यूम करें, और फिर बाद में खुद हमें पता ना चल रहा हो कि नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। चलें, सो मूविंग फॉरवर्ड, प्रॉब्लम कुछ करते हैं डायग्राम के हवाले से। हम बी के ऊपर भी AX और AY नहीं कर सकते? देखिए, बी के ऊपर तो स्प्रिंग लगा नहीं, बी के ऊपर शॉर्ट लिंक लगा हुआ है ना। आप इसके ऊपर AX AY नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए सेकंड सपोर्ट रिएक्शन की हवाला दिया था कि आपके पास जब भी लिंक रिजिड बॉडी किसी लिंक के साथ कनेक्टेड होगी, आप इस लिंक को रिमूव करेंगे तो आपको इस लिंक के डायरेक्शन में एक अदद फोर्स मिल जाएगी। एक तरह से आप अगर देखना चाहते हैं, वो फोर्स को आप रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स Fx Fy, अगर आप करना चाहते हैं तो। लेकिन Fx Fy से नंबर ऑफ अननोन्स आपके वैसे भी इंक्रीज कर जाते हैं, तो आप इसको F के तौर पे ही लेके सॉल्व करें तो इट वुड गिव यू अ मच डायरेक्ट सोल्यूशन। ठीक है, ओके सर। चलें अब थोड़ा सा एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के हवाले से, स्टार्टिंग विद प्रॉब्लम 5-2। यू हैव अ member AB which is being connected with the surroundings at point B using a pin,
N at point A using a roller. You need to draw the free body diagram of this member AB. कैसे ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम? पॉइंट बी को जब आइसोलेट करेंगे तो क्या हमें रिएक्शन मिलेगा? दो फोर्सेस मिल जाएंगे। दो फोर्सेस मिल जाएंगी, वन इज Bx, द अदर वन इज By। पॉइंट ए के ऊपर रोलर लगा हुआ है, तो रोलर को हटाएंगे तो हमें क्या रिएक्शन मिलेगा? एक परपेंडिकुलर फोर्स मिल जाएगी टू दिस इंक्लाइन प्लेन। सपोज मैं इसको नॉर्मल रिएक्शन ए के तौर पे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एट ए। आप चाहें तो किसी भी अल्फाबेट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट जनरली हम इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। सो एन के तौर पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और चूंकि वो ए पॉइंट है तो हम इसको एन ए के तौर पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये तो आपके पास रिएक्शन फोर्सेज आ गई। इसके अलावा आपके पास एक अदद अप्लाइड फोर्स थी जो कि 390 पाउंड की थी, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी। इसके अलावा एक अदद अप्लाइड मोमेंट थी जो कि 800 पाउंड फुट थी ना काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये चार चीजें आपने शो करनी है, पिन बी के रिएक्शंस, ए के रिएक्शन, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड मोमेंट। नाउ द फ्री बॉडी डायग्राम इज कंप्लीट। अब ये बताएं कि इसमें वेट हमने नहीं शो किया बिकॉज क्वेश्चन में कहीं वेट का जिक्र नहीं था। अगर तो वेट का जिक्र होता तो डेफिनेटली हमने वेट को भी इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे शो करना था। ठीक है सर, ये जो Yes, मूवमेंट sir. शो की है, ये अगर बॉडी मतलब कि रोटेट करे तो किस तरह करेगी? वो तो वहां से कनेक्टेड है बी पे। देखें, कनेक्टेड तो है बी के ऊपर, पिन कनेक्टेड है ना। पिन कनेक्टेड अगर कोई चीज हो तो हमने इससे पहले भी बात की थी, पिन कनेक्शन अगर हो तो वो रोटेशन को तो परमिट करता है कि नहीं करता? रोटेशन को तो करता है ना, इसीलिए फिर ये मोमेंट एक्ट कर सकती है। सर वो जहाँ पे वेट पड़ा है ना, वहाँ पे वेट पड़ेगा तो वो रोलर आगे मूव करेगा इस तरह का। देखें, अब इस सूरत में आप अगर चाहें, अगर इसको इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहें बॉडी को, तो ये मूव कर जाएगी पॉइंट बी के अबाउट। देखें, पॉइंट बी के ऊपर तो पिन जॉइंट लगा हुआ है ना, तो रोटेशन तो इस पॉइंट बी के अलोंग परमिटेड है। अगर फिक्स सपोर्ट होती तो फिर दायरा रोटेशन प्रिवेंट हो जाती, लेकिन पिन जॉइंट तो रोटेशन को अलाउ करता है ना, तो इसलिए। और दूसरी बात ये कि आप एक मोमेंट या टेंडेंसी ऑफ रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं, अब इसके नतीजे में रिजिड बॉडी रोटेट हो रही है नहीं हो रही वो और बात है। ये एक अप्लाइड मोमेंट आप अप्लाई कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो है वो हो सकता है इस फोर्स की या इसकी वजह से चेंज हो, लेकिन आप एक रोटेशन तो अप्लाई कर रहे हैं ना। वो बॉडी रोटेट हो रही या ना हो वो और बात है, लेकिन एक टेंडेंसी ऑफ रोटेशन तो है ना। ओके सर, एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए मजीद कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। आपके पास 5-4 में क्या है कि एक अदद बीम है विच इज बीइंग सपोर्टेड बाय अ रोप एट पॉइंट बी एंड पॉइंट ई। इसके अलावा आपने एक अदद वेट पॉइंट सी के ऊपर लगाया हुआ है। सो हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बीम? पॉइंट ए के ऊपर किस किस्म का कनेक्शन है? सर फिक्स पिन कनेक्शन है, फिक्स कनेक्शन तो नहीं है। यस सर। सो पॉइंट ए के ऊपर क्या आना चाहिए रिएक्शन फोर्स? आ जाएगा, परपेंडिकुलरली आ जाएगा कॉन्टैक्ट। सो ये दो रिएक्शन आ जाएंगे AX और AY, ऐसे ही है जी सर। अच्छा, पॉइंट बी और पॉइंट ई के ऊपर क्या आना चाहिए? टेंशन आ जाएगी वहाँ। टेंशन आएगी। क्या मैं इसको T1 और T2 के तौर पे रिप्रेजेंट करूंगा? जी सर। या दोनों को T के तौर पे कर लूंगा? सर दोनों को मर्जी है सर। दोनों को टी के सर, दोनों को टी के नहीं, क्या ये दो डिफरेंट होंगी या सेम होंगी? सर सेम होंगे सर। होंगी तो डिफरेंट, मगर हम because we have one single rope starting from point B passing over the pulley D and E। तो चूंकि रोप एक है तो हमने पहले भी पढ़ा है कि रोप के हर पॉइंट पे द टेंशन वुड रिमेन सेम। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट एज T1 एंड T2 बिकॉज फिर हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ जाएंगे। T1 अलग होगा, T2 अलग होगा, ऐसा नहीं है। ये चूंकि एक ही वैल्यू टेंशन की है, सो वी आर गोइंग टू अज्यूम इट एज आइदर T, या दोनों को T1 ले लें या दोनों को T2 ले लें, जिस तरह भी आप इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ओके, और कुछ जो मैं की वैल्यू कम ज्यादा नहीं है, एक रोप पे दूसरी नहीं, वो तो एंगल तो ज्यादा होगा, लेकिन जो T का मैग्नीट्यूड है दैट वुड रिमेन सेम। एग्जैक्टली, ऊपर पुली लगी हुई है ना, सही है जी। अच्छा, अब और बताएं, कुछ और फ्री बॉडी डायग्राम पे आना चाहिए। वेट which would be acting at point C। So अब फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट है। कोई क्वेश्चन आपका इस फ्री बॉडी डायग्राम के हवाले से?
अगर इस बीम का अपना वेट गिवन होता, सपोज अभी यहाँ क्वेश्चन में तो नहीं गिवन, क्वेश्चन में तो ये है कि बीम जो है वो 80 kg लोड को पॉइंट सी पे सपोर्ट कर रही है। हाउएवर अगर मैं आपसे कहता इस बीम का अपना वेट जो है वो 100 kg है, तो वो कहाँ एक्ट करता? टोटल लेंथ बीम की कितनी है? 5.5 सर। 5.5। 5.5 का आधा क्या हुआ? 2.7। 2.75। तो 2.75 पॉइंट के ऊपर अगर वेट गिवन होता तो यहाँ एक्ट करता बीम का, ठीक है? Yes, sir. Moving forward to problem 5-5, in which a truss is given to you. This truss is being supported at point C by a pin joint and at point A by a rope. So you need to draw the free body diagram of this truss, जो कि आपको ये शो की गई है। So truss आपको given है, ये point C के ऊपर पिन कनेक्टेड है। अगेन पिन कनेक्शन के ऊपर रिएक्शन फोर्सेस क्या क्या मिलती हैं जब आप आइसोलेट करेंगे? Sir, perpendicular और horizontal. So ये दो आपको फोर्सेस मिल गई, CX और CY। इसके अलावा पॉइंट A के ऊपर रोप लगी हुई है। So जब आप इस रोप को रिमूव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? Sir, tension force. तो टेंशन इन दिस रोप मिलेगी विच इज वुड बी एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। इसके अलावा आपके पास दो अदर अप्लाइड फोर्सेस हैं, 3 किलो न्यूटन की, 4 किलो न्यूटन की। सो नाउ द फ्री बॉडी डायग्राम इज कंप्लीट। कोई चीज मिस तो नहीं कर गए हम? नहीं सर। अच्छा चलें, अब अगर मैं आपसे थोड़ा सा चेंज करता इस प्रॉब्लम को, मैं आपसे कहता कि आपके पास ये बीम पॉइंट ये जो राइट एक्सट्रीम एंड है, सपोज मैं इसको पॉइंट डी कहता हूँ, इस पॉइंट डी से फिक्स सपोर्ट हुई हुई है। अब क्या आना था फिर? दो रिएक्शन फोर्सेस और एक मूवमेंट आएगा। यहाँ से तीन फोर्सेस निकल आती है। तो यहाँ से मैं इसको dx और dy लिख लेता, दो तो रिएक्शन फोर्सेस आ गई। इसके अलावा क्या आना था? रोटेशन फोर्स, रोटेशन आ जानी थी, मोमेंट आ जानी थी, जिसको मैं m d से रिप्रेजेंट करता अगर ये पॉइंट d के ऊपर फिक्स सपोर्ट होती। लेकिन चूंकि पॉइंट d हवा में है, कहीं से कनेक्ट नहीं हुआ हुआ, तो इसके ऊपर फिर किसी किस्म की फोर्स नहीं आएगी। Is this point clear to all of you? Yes sir. अच्छा चलें, अब अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता, मैं आपसे कहता कि जो पॉइंट D है, now this point D which is this particular point, ये रोलर सपोर्ट है इसके ऊपर। अब क्या आना था? सर इस पे नॉर्मल कोई फोर्स आ जानी, वर्टिकल रिएक्शन फोर्स। तो इसके ऊपर इस सूरत में एक अदद वर्टिकल रिएक्शन फोर्स आ जाता, जिसको मैं dy कह लूँ, ND कह लूँ, जो भी रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि आपके पास वो रिजिड बॉडी कहाँ से कनेक्टेड है। जो जो आप कनेक्शन रिमूव करते जाएंगे, हम उन्हीं दो रूल्स को फॉलो करते जाएंगे। अब देखें, आपको किसी सूरत याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा रिएक्शन कहाँ आना चाहिए। आप वो दो जनरल रूल्स याद रखें जो आपको मैंने आज के लेक्चर में भी स्टार्ट में दिखाए और कल भी दिखाए थे, कि जब जब कोई सपोर्ट रिएक्शन ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, जब आप उस सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ फोर्स एज अ रिएक्शन फोर्स के तौर पे। जब जब कोई सपोर्ट रिएक्शन रोटेशन को प्रिवेंट कर रहा है तो फिर आपको मोमेंट भी मिलेगा, ठीक है? तो ये दो रूल्स याद रखें, इंशाल्लाह आपकी फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा सही बनेगी। चलें, फाइनल मेरे ख्याल में यही आखिरी प्रॉब्लम है, 5-8। थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। वी नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मेंबर ABC। आपके पास ये जो मेंबर है ABC, ये सराउंडिंग के साथ 3 जगहों से कनेक्ट है। पॉइंट C के ऊपर एक शॉर्ट लिंक लगा हुआ है CD, पॉइंट B के ऊपर रॉकर है, और पॉइंट A जो है उसके ऊपर एक कॉलर लगा हुआ है जो कि इस रॉड के ऊपर 45 डिग्रीज के ऊपर मूव कर सकता है। सो वंस वी आर आइसोलेटिंग दिस मेंबर ABC, इसके ऊपर क्या क्या रिएक्शन फोर्सेस आनी चाहिए? सबसे पहले पॉइंट C के ऊपर क्या रिएक्शन आएगा? सर सिर्फ फोर्स आ जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस लिंक। सो इसको मैं फोर्स CD कह देता हूँ, क्योंकि एक शॉर्ट लिंक लगा हुआ है। जब आपने पॉइंट C को आइसोलेट किया तो ये लिंक हटाया, लिंक हटाने के नतीजे में आपको फोर्स ऑफ दिस लिंक मिल गई इन द डायरेक्शन ऑफ दैट लिंक। ओके, पॉइंट B के ऊपर रॉकर लगा हुआ है, क्या रिएक्शन मिलना चाहिए? नॉर्मल फोर्स। आपके पास पॉइंट B के ऊपर ये एक अदर नॉर्मल फोर्स आ गई, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर है? व्हाट अबाउट पॉइंट? यस सर। पॉइंट A के ऊपर क्या रिएक्शन मिलना चाहिए? सर कॉलर के परपेंडिकुलर एक रिएक्शन फोर्स लगेगी। कॉलर के परपेंडिकुलर एक फोर्स मिल जाएगी। चले मैं इसको NA कहता हूँ। डायरेक्शन इसका जिस तरह भी आपने बताया
ये जो कॉलर की ट्रांसलेशनल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर आपको ये NA मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक अदद अप्लाइड फोर्स है, एक अदद अप्लाइड मोमेंट है, तो ये आपने अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे शो कर दिए। नाउ योर फ्री बॉडी डायग्राम इज कंप्लीट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर पॉइंट डी कनेक्टेड नहीं है। देखिए पॉइंट डी तो कनेक्टेड है, लेकिन हम मेंबर ABC की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो हमें तो इस मेंबर को आइसोलेट करना है ना। ये फर्दर पॉइंट C आगे कहां से कनेक्ट है, हम इससे गर्ज नहीं है। तो सर ये जो रॉकर है सर, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउ करता है? जी रॉकर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउ कर देते हैं। ठीक। अगर यहाँ मैं रॉकर के बजाय पिन कनेक्शन दे देता फिर मुझे दोनों डायरेक्शन में मिलने थे, क्योंकि पिन कनेक्शन आपकी दोनों ट्रांसलेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है सर। ठीक है। Okay, now once you are familiar with how to draw the free body diagrams in 2 dimensions, the next step is, after drawing the free body diagram, you need to apply the conditions of equilibrium which we have studied at the very start of this chapter. Those 2 conditions, अगर आपको याद हो, वो क्या थी कि there shouldn't be any unbalanced force acting on the rigid body, as well as there shouldn't be any unbalanced moment acting on that rigid body in order for that rigid body to be in equilibrium. So for equilibrium, ये 2 conditions थी जो कि आपको अप्लाई करनी थी रिजिड बॉडी के ऊपर। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो देन वी कैन से दैट रिजिड बॉडी इज गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम। चूंकि हम 2 डायमेंशन में कर रहे हैं तो हमने किया क्या है कि इस समेशन F वाली इक्वेशन को इसके स्केलर टर्म्स में लिख लिया। समेशन Fx शुड बी इक्वल टू 0, समेशन Fy शुड बी इक्वल टू 0, और मोमेंट वाली टर्म को हम क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट के तौर पे सम करेंगे, बट द ओवरऑल सम ऑफ द मोमेंट शुड आल्सो बी इक्वल टू 0. सो दीज आर द 3 scalar equations which are going to be applied on each and every rigid body जिसकी आपने free body diagram बनाई है, in order to find the support reactions. Now here summation Fx and summation Fy represents the algebraic sum of the x and y components of all the forces acting on the rigid body, whereas summation Mo represents the algebraic sum of all the couple moments and the moments of all the forces एक्टिंग ऑन दैट रिजिड बॉडी। तो आपके पास उस रिजिड बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ये 2 कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उस पर किसी किस्म की कोई अनबैलेंस फोर्स या कोई अनबैलेंस मोमेंट जो है वो एक्ट नहीं करनी चाहिए। सो आप तमाम रिजिड बॉडीज पे ये 3 इक्वेशन अप्लाई करेंगे, समेशन Fx इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल टू 0 एंड समेशन M इक्वल टू 0. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर, क्लियर। यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब क्योंकि आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, फॉर हाउ मेनी अननोन्स यू कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस? सर 3 अननोन्स। फॉर 3 अननोन्स, क्योंकि अगर आपके पास अननोन्स 3 से ज्यादा है, मसलन 4 अननोन्स हैं या 5 अननोन्स हैं, देन द सिस्टम वुड बिकम डिटर्मिनेट, और आप फिर जो है वो उसको यूनिक सोल्यूशन नहीं कर सकते। सो इन स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स गिवन होंगी वो एक यूनिक सोल्यूशन दे रही होंगी, यानी आपके नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो नंबर ऑफ इक्वेशंस के बराबर होंगे। तो चूंकि यहाँ 3 अननोन्स हैं तो मैक्सिमम 3 इक्वेशन है, तो मैक्सिमम आप 3 अननोन्स के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन केस के कहीं आपको 4 अननोन्स नजर भी आते हैं तो जरा गौर से उस प्रॉब्लम को देख लें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक अननोन कोई स्प्रिंग फोर्स हो जिसको आप स्प्रिंग फोर्स के फॉर्मूले से जो है वो निकाल सकते हो और अपने सिस्टम को 3 अननोन्स और 3 इक्वेशंस पर रिड्यूस कर सकते हो। तो कोशिश करें कि अगर कुछ ऐसा है तो आप स्प्रिंग फोर्स को F इक्वल टू KX की मदद से, स्प्रिंग फोर्स के फॉर्मूले की मदद से निकाल लें, ताकि आपके अननोन्स आपकी इक्वेशंस के बराबर जो है वो हो जाएं। सो दीज सेट ऑफ इक्वेशंस are going to be used for the solution of various support reactions. और आपके पास एक तो ये सेट ऑफ इक्वेशन है जो कि probably 99% प्रॉब्लम्स पे आप यही सेट ऑफ इक्वेशंस जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे फॉर फाइंडिंग द सपोर्ट रिएक्शंस। However, there are 2 alternate set of equations as well. The first alternate set of equations, equilibrium equations, is shown to you here कि आप बजाय 2 फोर्स 1 मोमेंट की अप्लाई करने के, आप 1 फोर्स और 2 मोमेंट जो है वो अप्लाई कर दें। एंड द थर्ड अल्टरनेट सोल्यूशन इज कि आप बजाय फोर्स अप्लाई करने के आप 3 डिफरेंट पॉइंट्स के अलोंग मोमेंट की इक्वेशन को सम कर दें, आपको जो है वो अपने अननोन्स की तादाद मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्यूशंस, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपके इस फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशंस के साथ सॉल्व होंगे, जिसमें आप समेशन Fx
समेशन FY और समेशन M कर रहे होंगे। हाउएवर कुछ सिचुएशंस ऐसी भी आएंगी कि अभी जैसे अभी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज के इसमें, जिसमें आप देख रहे होंगे कि बजाय मैं FX और FY लेने के अगर मैं FX ले लूं और 2 पॉइंट्स के अबाउट मोमेंट ले लूं, या फोर्स ना लूं, 3 डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट जो नॉन कोलिनियर है उनके अबाउट मोमेंट ले लूं, तभी मुझे सपोर्ट रिएक्शंस मिल सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो इक्वेशंस 3 ही होंगी, आपको मैक्सिमम 3 अननोन्स के लिए आप उन 3 इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते होंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस। ठीक है, तो जनरली हम ये पहला सेट ऑफ इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने ज्यादातर प्रॉब्लम्स पे, लेकिन अभी जस्ट आपको समझाने के लिए आज जो हम एग्जांपल करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चाहते तो पहले सेट के बजाय दूसरा सेट ऑफ इक्वेशंस भी इस्तेमाल कर सकते थे, आपको जो है वो सेम सोल्यूशन मिलता। ठीक है, तो आपकी अपनी चॉइस है, 2 फोर्स 1 मोमेंट, 1 फोर्स 2 मोमेंट, या तीनों मोमेंट आप लेके अपने सपोर्ट रिएक्शंस जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए अभी आज हम एक एग्जांपल करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। बाकी एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीक के लेक्चर में। ओके, सो एग्जांपल 5-5 की अगर हम बात करें, आपको एक अदद बीम दिखाई गई है। यू नीड टू डिटरमिन द सपोर्ट रिएक्शन ऑन दिस बीम एट पॉइंट A and B as shown to you in the figure. The beam is acted upon by 3 forces, 200 Newton, 100 Newton and 600 Newton force. Neglect the weight of the beam. तो सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम, चूंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, फ्री बॉडी डायग्राम पे आते हैं। पॉइंट A के ऊपर रॉकर लगा हुआ है, पॉइंट B के ऊपर पिन जॉइंट है, तो B के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस आनी चाहिए? X की डायरेक्शन में और Y की डायरेक्शन। X की डायरेक्शन में, सो मैं इसको लिख लेता हूँ BX और BY। A के ऊपर रॉकर लगा हुआ है, रॉकर के लिए मुझे कौन सी रिएक्शन फोर्सेस मिलनी चाहिए? So it is going to be normal reaction force, जिसको मैं, चूंकि y डायरेक्शन में आ रही है तो मैं इसको AY के तौर पे रिप्रेजेंट कर दूं। ठीक है, सो फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गई। मेरे पास 3 अप्लाइड फोर्सेस हैं, वेट मुझे शामिल नहीं करना है। सो नाउ द फ्री बॉडी डायग्राम इज कंप्लीट। सो शैल आई स्टार्ट सॉल्विंग दिस फ्री बॉडी डायग्राम ताकि मैं सपोर्ट रिएक्शन जो है वो डिटरमिन कर सकूं? जी सर। चलें, अब चूंकि मैं इसको पहले कन्वेंशनल सेट ऑफ इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, मैं इस पे अप्लाई करता हूं fx, यानी समेशन fx should be equal to 0. What are the forces acting along the x direction? BX 100 sin 45. BX plus 600 cos 45, ऐसे ही है? Yes sir. Should be Sir, equal sin to, 45 नहीं है? आप x डायरेक्शन में सम कर रहे हैं, एंगल कहां से गिवन है आपको? ठीक सर। So once you solve it, you are going to get the value of bx to be equal to minus 424 Newton. What does this negative sign indicates? जी, मैं x की सर पॉजिटिव साइड पे डायरेक्शन लिए मैं नेगेटिव पे लेने दूँ। हाँ, जो हमने अज्यूम की है bx की डायरेक्शन, bx उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यानी टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सिस। अब देखें, इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, आपने हर चीज को पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग अज्यूम किया है। जैसे ही नेगेटिव साइन आया आप कह देंगे वो नेगेटिव डायरेक्शन में। अदरवाइज अगर आप अजम्पशन फॉलो ना करें, आप कुछ को पॉजिटिव लें कुछ को नेगेटिव लें, तो फिर आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि हमने इनिशियली इसको अज्यूम कहाँ किया था, और उसके हिसाब से सोल्यूशन जो है वो वेरीफाई करना पड़ेगा आखिर में। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट अबाउट समेशन fy? इसमें कौन कौन सी टर्म्स आनी चाहिए? सर AY, BY और माइनस 100 सर, और फिर 600 sin 45। ओके, माइनस 100, माइनस 600 sin 45। minus 600 sin 45. Anything else? सर What about this? minus 200. 200 न्यूटन भी होगा सर। तो 200 भी होगा, and that should be equal to 0. चूंकि 2 unknowns हैं AY BY, तो मैं इसको कह देता हूँ this is my equation number 1. चूंकि 2 unknowns हैं, it means कि मुझे एक और इक्वेशन कहीं से चाहिए ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। ओके, मोमेंट मैं पॉइंट B के अबाउट ले लूं, सो समेशन मोमेंट्स अबाउट पॉइंट B इक्वल टू 0। BX और BY की वजह से कोई मोमेंट आएगा? नहीं सर।
200 न्यूटन फोर्स की वजह से कोई मोमेंट आएगा? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा सर। ओके 100 न्यूटन की वजह से कितना मोमेंट आएगा? मोमेंट आर्म कितना है 100 न्यूटन वाली 100 फोर्स into का? 2 सर। 100 into 2 क्लॉकवाइज है काउंटर क्लॉकवाइज है? काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज है, सो पॉजिटिव साइन डालें या ना डालें पहली टर्म है, कोई इशू नहीं है। ओके AY की वजह से मोमेंट आएगा? जी सर 7 मीटर। कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? 7 मीटर। 7 क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, सो नेगेटिव साइन आपने डाल दिया। ओके 600 साइन 45 की बात करते हैं विच इज द y कंपोनेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सर 5। 5 क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज। Counterclockwise, so I am going to include it with a positive sign. What about the x component 600 cos 45? Would it create any moment? नहीं सर। Are you sure? बल्कि सर करेगा। ठीक है करेगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, ऑल्दो कम कर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो मोमेंट की वैल्यू कम आएगी विच इज दिस 0.2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लॉकवाइज होगा काउंटर क्लॉकवाइज होगा? क्लॉकवाइज होगा, सो आई एम गोइंग टू इंक्लूड इट विद अ नेगेटिव साइन। कोई टर्म हम भूल तो नहीं गए? यही 4 टर्म्स आनी चाहिए। bx नहीं होगा सर? bx क्यों होगा? bx तो b पॉइंट से पास नहीं हो रहा। कैसे वो 0 हो गया इसका? ठीक है, तो ये 4 टर्म्स हमारी मोमेंट इक्वेशन में आएंगी। सो वंस आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ay। एक ही अननोन है ay, सो आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ ay to be equal to 319 newtons. So by putting the value of ay in equation number 1 would give me the value of by to be equal to 405 newton. So ये मेरे पास 3 अदद support reactions हैं जो कि आ गए हैं। Is it clear to all of you? जी सर। अच्छा चलें, जस्ट आपको समझाने के लिए जो अभी हमने डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशंस की बात की थी, अगर मैं समेशन fy के बजाय कोई मोमेंट की इक्वेशन लेना चाहता तो मुझे डायरेक्टली उसकी वैल्यू नहीं मिल जानी थी by की। मसलन मैं आपसे अगर कहता पॉजिटिव समेशन मोमेंट्स अबाउट पॉइंट a इक्वल टू 0, इस सूरत में मुझे क्या इक्वेशन मिलनी थी, क्या आप बता सकते हैं? सो 100 into 5 with a negative sign, 200 into 7 with a negative sign, ऐसा ही है। b sin theta and 2। इसके अलावा आपके पास आना था 600 sin 45 into 2। sin 45 into 2 और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। व्हाट अबाउट 600 cos 45? यस सर वो भी 0.2 बना, वो 0.2 हो जाता। पॉजिटिव नेगेटिव? सर नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा और कुछ जो यहाँ आना चाहिए? सर bx by का by देखिए bx तो इससे पास हो रहा है पॉइंट ए से, तो bx तो नहीं आएगा, by लेकिन आएगा। ठीक है, by का 7 आ जाएगा और क्लॉकवाइज होगा काउंटर क्लॉकवाइज? सर काउंटर क्लॉकवाइज। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्टली आपको यहाँ से by की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, बजाय इसके कि आपको 2 अननोन्स मिलते और फिर आप पहले ay निकाल के by की वैल्यू डालते। अगर आप ये सेट यूज करते तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट द वैल्यू। तो कहने का मकसद यही है कि जनरली 99% टाइम्स आप समेशन fx, समेशन fy और समेशन m इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सोचें, अगर आप चाहें तो एक फोर्स, 2 मोमेंट या इवन 3 मोमेंट्स की इक्वेशन को अप्लाई करते हुए भी अननोन्स की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। Is this point clear to all of you? जी सर मैंने एक चीज पूछनी थी। अब जैसे एक सपोर्ट है वो 2 फोर्सेस क्या कहते हैं रिएक्शन फोर्सेस एग्जर्ट करता है, तो सर उन दोनों फोर्सेस के बीच में कोई रिलेशन होगा? जैसे bx by के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है? बिल्कुल है। देखिए bx by के बीच में रिलेशनशिप क्या है कि आपके पास bx की वैल्यू आ गई, आपके पास by की वैल्यू आ गई। एक्चुअली b तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्सर्ट हो रही है ना, तो आप वो b और थीटा या फाई फाइंड कर सकते हैं। b क्या होगा? bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर होल अंडर रूट। बेसिकली ये कंपोनेंट्स हैं b फोर्स के जो कि b पॉइंट पे एक्सर्ट की जा रही है। ठीक सर, ठीक है, चलें। सो विद दिस जी पूछें। मोमेंट किसी भी पॉइंट के अराउंड ले सकते हैं मोमेंट?
ए के अराउंड भी ले सकते हैं, बी के अराउंड भी। बिल्कुल, जनरली मोमेंट किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट लिया जाता है जहां कोई सपोर्ट रिएक्शन आ रहा हो, ताकि एटलीस्ट वो रिएक्शन तो जो है वो उस इक्वेशन में इंक्लूड ना हो। मसलन अगर ए के अराउंड लेते हैं तो ए वाई उस इक्वेशन में नहीं आएगा, अगर बी के अराउंड लेते हैं तो बी एक्स बी वाई दोनों नहीं आएंगे उसमें, ठीक है। तो जनरली मोमेंट आप उस पॉइंट के अबाउट लेते हैं जिसपे कोई सपोर्ट रिएक्शन, जिसपे ज्यादा सपोर्ट रिएक्शन एक्ट कर रहे हो, ताकि वो सारे के सारे जीरो हो जाएं। ठीक है सर। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का लेक्चर हम इससे रेलेवेंट कुछ मजीद एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे। सो लेट मी स्टॉप द